ने ये ब्रह्मास्त्र था क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के हर जाति वर्ग धर्म के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करती है, उन पर चुनाव लड़ती है। हमने 2019 का भी चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा था, 2024 का चुनाव भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो जनता के मुद्दे हैं उनसे इतर धार्मिक ध्रुवीकरण या जो तमाम और से जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है उनके साथ चुनाव में जाती है। इस बार जनता ने इस बात को समझ लिया कि जो 2024 में बीजेपी ने शुरुआत की और प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र, मुजरा, पाकिस्तान, मुसलमान, ये सारी बातें शुरू की, इससे लोगों में काफी निराशा हुई। क्योंकि 10 साल की सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि 10 साल के बाद सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी और आगे के 5 साल के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर जहर उगलना शुरू किया और बंटवारे की राजनीति को हवा देना शुरू किया, जनता ने उसी समय उनको नकार दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक 10,700 किलोमीटर की यात्रा की और वो लाखों लाख लोगों से मिले, उनके विचारों को समझा और उन सभी विचारों को अपने न्याय पत्र में हमने जो हमारा घोषणा पत्र था उसमें समाहित किया। और हमने 5 न्याय 25 गारंटी की बात की, युवाओं के न्याय की बात की, जिसमें हमने, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज भी आप देखिए कि किस तरीके से किसानों की जो समस्याएं थी उसको लेकर हमने न्याय पत्र में उनको शामिल किया। अंशु भाई, नारी जो बीजेपी की जो रिपोर्ट आई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। अच्छा, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ। हमने जो श्रमिक वर्ग है, जो कामगार हैं, उनकी बात की, उनको अपने न्याय पत्र में शामिल किया। उसके साथ में जो एक सामाजिक न्याय की बात थी, जो जाति जनगणना की बात काफी दिनों से जोर शोर से उठ रही, हमें उसे शामिल किया और भरोसा दिया देश को कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और जहां राज्य में हमारी सरकारें थी हमने शुरू भी कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी की बात नहीं की, तो लोगों ने नकारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने कोई परसेप्शन नहीं गढ़ा था। हाँ। हमने उन मुद्दों पर चुनाव में अब मेरा सवाल यही था अंशु भाई, अब मेरा सवाल यही था, जिसे आपने बताया ये मुद्दे आपके थे, लेकिन इन मुद्दों पर जनता ने क्या भरोसा, आप पे भी नहीं, क्योंकि आपको 99 के फेरे में रोक दिया। और दूसरी बात, ये बात जो रिपोर्ट में सामने आई, तमाम जो समीक्षक उनकी रिपोर्ट में ये बात आई कि आप लोगों ने ये मुद्दा जो उठाया जनता के बीच ले जाने में कामयाब रहे कि अगर बीजेपी आई तो संविधान खत्म कर देगी। ये आपका ब्रह्मास्त्र रहा और ये बीजेपी वाले भी मानते हैं कि भाई जो आपने ये मुद्दा उठाया जनता के बीच ले गए, इसकी काट उनके पास नहीं थी। वो समझाते रह गए कि भाई साहब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग कामयाब हो गए और इसीलिए आज भी आप लोग सदन में संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं। देखिए, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस देश के संविधान से, बाबा साहब के बनाए संविधान से इतनी नफरत क्यों है? अभी भी भारतीय जनता पार्टी वही कृत्य कर रही जो इनके सांसद खुलेआम बोल रहे थे कि हमें 400 सीटें दे दीजिए और हम संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे। तो ये बात हमने नहीं कही, ये बात तो बीजेपी के नेताओं ने कही कि हम संविधान को बदल देंगे। हाँ, लेकिन हमने तो उन लोगों लेकिन को, लेकिन वहां पे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा अंशु भाई, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, ये बीजेपी के नेताओं का दोहरा चरित्र है। अच्छा, एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे थे हम संविधान बदल देंगे और कोई कार्यकर्ता नहीं थे जो कह रहे थे। इस किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, कोई मिनिस्टर। चलिए बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं अंशु भाई, आपने अपना पक्ष रखा, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं पहले राउंड में। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास आते हैं। ये जो एक आपने चक्रव्यूह रचा, एक पीडीए बनाया, राहुल गांधी के साथ आपने सामंजस्य बनाया, और क्या लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों ने उठाया, जातिगत जनगणना और ये संविधान बचाओ अभियान, आप लोग जनता के बीच इसको ले जाने में कामयाब हुए कि भाई अगर बीजेपी आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इससे जो है दलित वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो गया, बीजेपी को छोड़ दिया। धर्मेंद्र जी। अंजनी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है।
और ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि संविधान वो वृक्ष है जिसके ऑक्सीजन से पूरा देश चलता है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कायनात ने पिछले 10 वर्षों से उस पेड़ को गड़ासा मार मार के काटने का प्रयास करते रहे लगातार। और 2024 आते आते अंतिम वार करना बाकी था। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही निकल के आई जब अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ज्योति मिर्धा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अनंत हेगड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। उसके अलावा अलीगढ़ में मधु मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने ये तक भी कह दिया कि ये जो संविधान है इसी की बदौलत भारत में जो दलित और पिछड़े लोग हैं वो हमारे बराबर बैठते हैं, अन्यथा ये हमारी जूतियां साफ करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही देश के सामने रख दिया। उसी बात को हमने लोगों को जाके बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास होता तो संविधान में दिया हुआ आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नीट के परीक्षा के मामले में 11,200 ओबीसी अभ्यर्थियों की पोस्ट को खा गए, जिसमें ओबीसी के बच्चे जाते, डॉक्टर बनते, उनका सामाजिक स्तर बढ़ता, देश की सेवा करते, वो नहीं करने दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें 8,000 ओबीसी के पदों को भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। अगर वो 8,000 ओबीसी के बच्चे नौकरी करते तो 8,000 परिवारों का भरण पोषण अच्छे से होता और वो देश की प्रगति में अपना योगदान देते। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर मैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करूं आपसे, मैं प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करूं, तो आप देखोगे कि उसमें आज भी आरक्षण के नाम पर ओबीसी और एससी के लोग 1 से 2% हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जहां भी बैकलॉग की भर्ती थी, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो देश के IIT हैं, चाहे देश के NIT हैं, चाहे देश के IIM हैं, हर जगहों पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर बहुत चालाकी से, बहुत रणनीतिक तरीके से ओबीसी एससी के लोगों को रोका गया। यही कारण है कि आज भी पूरे देश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अच्छा धर्मेंद्र भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एससी एसटी और ओबीसी को लोगों को बीजेपी वाले रोक देंगे तो फिर किसके भरोसे उनका वोट बैंक क्या है? अगर एससी एसटी ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर उन्हीं के साथ नाइंसाफी करेंगे, ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं? कैसे बीजेपी वाले कर सकते हैं? इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके बाद मैं रोहित भाई पास आऊंगा। यही तो भारतीय तर्क, यही तो नैरेटिव आप लोगों ने गढ़ा। पार्टी के दोगले चरित्र, आप सुनिए तो, भारतीय जनता पार्टी के दोगले चरित्र को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अन्नदाता जो हमें खाना देते हैं, अगर अन्न पैदा नहीं होगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। किसानों को 11 महीने तक तपती धूप और बरसात में, कड़ाके की ठंड में रोड पर रुकने को मजबूर कर दिया और 1,000 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। ठीक है रोहित भाई, आपके पास आते हैं। मौत पे इनको संवेदना ठीक है रोहित भाई, आपके पास आते हैं। अब देखिए चुनाव पे समीक्षा हो रही है और देखिए मुझे याद है जब रिजल्ट आया था उसके 2 ही दिन बाद संजय निषाद ने भी कहा था बातचीत में, भाई भीतर घात हुआ है। हालांकि उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट किया था कि बीजेपी वाले आएंगे, आप लोग आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, इसमें ये लोग कामयाब हो गए? अंजनी भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर समझना और समझाना चाहता हूं देश की जनता को। हाँ। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, दोनों संतुष्ट हैं जनता के वोट देने से। हाँ। दोनों पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि उनको जनता ने बहुत प्रेम दिया और एनडीए को प्रेम नहीं दिया। तो भैया जो जनता से वादा किए थे 8500 रुपए वाला, 1 जुलाई का राहुल जी का वीडियो है कि 1 जुलाई से जनता के खाते में खटाखट पैसा आएगा, वो पैसा जाएगा ना, क्योंकि आप तो संतुष्ट हैं, जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है और दोनों के दोनों संतुष्ट हैं मित्र। खैर चलिए, ये तो अलग बात हो गई, ये इनसे तो वादा पूरा करने की हमें कोई उम्मीद नहीं है, जनता को भी कोई उम्मीद नहीं है। जनता ने सिर्फ एक टेस्टिंग करके देखा इनको कि थोड़ा सा मजबूत विपक्ष बना के देख लें क्या स्थिति बनती है। तो थोड़ा सा मजबूत विपक्ष बनाया तो देखिए ऊल जलूल हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया तुरंत। ये क्या कर रहे हैं साहब, कभी इनको सिंगोल से दिक्कत है, कभी इनको युवाओं से दिक्कत है, कभी इनको किसानों से दिक्कत है। रोहित भाई, यूपी से बड़ी उम्मीद थी, यूपी में जो इतनी सीटें कम आई, आपने क्या समीक्षा की? क्या ये 2-3-4 महीने थी? समीक्षा बिल्कुल साफ है। देखिए अंजनी भाई, स्थिति बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस के साथ मिलके। देखिए हर बार कोई भी व्यक्ति सेंचुरी नहीं बनाता है, परंतु एनडीए ने भी बुरा नहीं परफॉर्म किया है। एनडीए भी 36 सीटें जीत के आया है
अगर ये 42 सीटें जीत के आए हैं तो हम भी 36 सीटें जीत के आए हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 46% सीटें हम भी जीत के आए हैं। जनता ने बराबर प्यार दिया है दोनों को। तो ये नैरेटिव बनाना कि इन्होंने कोई बहुत आउट परफॉर्म कर लिया, तो आउट परफॉर्म एनडीए ने किया था 2019 में जब उसने 62 सीटें जीती थी। परंतु अगर चुनाव के लिहाज से आप देखोगे, कोई एक सेंसिबल चुनाव के लिहाज से आप देखोगे, तो ऐसी कंडीशन में एनडीए ने बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया है। कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है जो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुगालते में है पूरी तरीके से, क्योंकि जनता विश्वास करती है एनडीए के ऊपर। रोहित भाई, कहीं न कहीं चुनाव प्रचार में आप लोग ये जनता को नहीं समझा पाए कि आरक्षण खत्म नहीं हो पाएगा, और ये लोग समझा गए कि आप लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। समझा नहीं गए। देखिए, जहां